नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। पीएसआई से संबंधित मूल विधि जीके जीएस संविधान का जो प्रैक्टिस सेट होता है 40 नंबर का, यहाँ पर आपका सॉल्व किया जाता है। और इस वीडियो के अंत में आपको मूल विधि का यहाँ पर 15 से आपके 20 क्वेश्चन आपके डेली आपके कह सकते हैं मूल विधि के होते हैं, स्पेशल आपके होते हैं प्रैक्टिस सेट के बाद। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है कि साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है, पहले का जवाब देना है और इसका सही जवाब किसका सही हो जाएगा यहाँ पर देना है। चलिए 41 के ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ लोगों का जवाब आ रहा है सी नंबर। चलिए सी नंबर आया है तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा यहाँ पर गुप्त साम्राज्य को याद रखिए हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो आपके श्रीगुप्त ने। किसने किया था, तो आपके श्रीगुप्त ने किया था, इसकी स्थापना किया था। कब किया था, तो आपके 240 से लेकर 280 इसका शासनकाल आपका चलता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है। हवा महल का आपने नाम सुना भी होगा और इसे क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है ना। ये जो आपके कहां पर है, तो आपकी राजस्थानी जो जयपुर, हाँ बिल्कुल सही है। ये आपके कहां पड़ता है, तो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो आपका है कहां पर है, तो आपके जयपुर में है। इसका निर्माण जो आपका है कह सकते हैं कि चूने और लाल गुलाबी बलुआ पत्थरों से हुआ है। अच्छा, इसका क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस में पूछा गया था कि इसके निर्माण किसने करवाया, हवा महल का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था। तो इसका निर्माण कराया था 1798 ईस्वी में आपके महाराजा सवाई प्रताप सिंह। किसने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, लालचंद उस्ताद ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, 5 मंजिला क्या है, इसका इमारत है और कृष्ण भगवान की जो एक कह सकते हैं मुकुट होता है वैसे आपका बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रसाद सिगला पूछा गया है, कह रहा है छत्रपति संभाजी किस वंश के शासक थे। छत्रपति संभाजी किस वंश के शासक थे। चलिए 43 का जवाब देना है। चलिए भाई 43 का जवाब दीजिए 43 नंबर में। चलिए निधि सिंह कह रहे हैं 43 का ए नंबर। चलिए और भी यहाँ पर प्रभात जी यहाँ पर ए नंबर दे रहे हैं। चलिए और भी यहाँ पर काफी लोग ए नंबर दे रहे हैं। चलिए तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर नंबर। संभाजी आपके जो थे छत्रपति संभाजी किस वंश के, तो आपके मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। मराठा साम्राज्य से याद रखिएगा कि संभाजी मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी के क्या थे, उत्तराधिकारी थे, है ना। और कह सकते हैं मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति यही आपके थे। ठीक है, तो याद रहेगा, इतना पॉइंट याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिला पूछा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन राइट, आपका 44 को सी आ रहा है। तो याद रखिए आपके भगत सिंह किसने दिया था, तो आपके भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। वहीं पर देख सकते हैं कि आपके सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। वहीं पर आपके कह सकते हैं कि आपके दयानंद हो गया है, अच्छा लोकमान्य तिलक हो गया, मतलब बाल गंगाधर तिलक, हाँ स्वराज हमारा है ना, स्वराज हमारा भी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या आपसे यहाँ पर शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था, किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन राइट आपका आ रहा है सी नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनको मिला भी था, आपको पता है ना, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। और कह सकते हैं इनका इन्होंने निर्माण किया था शांति निकेतन का। ऑप्शन आपका बन जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर आपको किया था, तो बंगाल में। ठीक है, भारत के जो आपका बीरभूम जिला है बंगाल में, वहां पर इन्होंने किया था, याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं। मतलब यहाँ पर पूछा है एक ऐसा यहाँ पर आपका है ऑप्शन जो आपके अन्य सभी राज्य सूची, मतलब एक है आपका यहाँ पर केंद्र सूची का है, एक अदर आपके यहाँ पर क्या है राज्य सूची। कुल मिला के देखा जाए इसका ऑप्शन आपका बी है वायुसेना। ठीक है, जो आपकी वायुसेना है ये आपके कह सकते हैं कि आपके राज्य सूची के अंतर्गत आपका नहीं आता है। ठीक है, ये केंद्र सूची में आपके कह सकते हैं प्रावधान इसका किया गया है। ठीक है ना, और वहीं पर आपका भूमि है, शराब है, पुलिस है, ये सब कैसे होते हैं, राज्य सूची के आपके विषय होते हैं, याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर जो रोक है वो आपकी कैसी है। बंधुआ मजदूरी हमने आपको पॉलिटी में बताया भी था और फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि कह सकते हैं कि आपके संविधान के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होंगे। तो आपकी पॉलिटी क्लास जल्दी यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे, बेसिक भी और आपकी थ्योरी भी। ठीक है, तो देखो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर जो रोक है वो किस आधार में किसके अंतर्गत आपकी आती है। चलिए 47 को ऑप्शन सी आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें से आपका आर्टिकल कौन सा आपका 33 है। आर्टिकल 33 में बोला गया है कि बेगार के अलावा बालात श्रम के अन्य प्रकारों में बंधुआ मजदूरी पर आपकी रोक है ना। बहुत जगह देखते हैं कि उसकी वास्तविक मजदूरी उसको नहीं देते हैं, है ना, और उसे बंधुआ मजदूरी हो जाते हैं, मतलब उसको मेन मजदूरी नहीं मिलती है, इस प्रकार को बंधुआ मजदूरी कहते हैं। वहीं पर आर्टिकल जो आपका 24 है उसमें यहाँ पर बच्चों के लिए बोला गया शोषण
वाला जो आपके कारखानों वाला बोला गया, ठीक है। तो याद रहेगा ये पॉइंट, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है, इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है। चलिए भारतीय भाषा नहीं है तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपका देखो सिंधी दिया गया है, कन्नड़ दिया और आपकी कोंकणी, ये तो आपकी हैं जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में दिया भी गया है ना। 8वीं अनुसूची में सभी के बारे में दिया गया है ना। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, बहुत ढेर सारी आपकी है ना। तो यहाँ पर जो आपका सिख है ये आपकी भारतीय भाषा में से आपका नहीं है, नहीं है। हमने आपको आज ही बताया था कि 1967 में, कौन सा 1967 में संविधान के जो आपका 21वें आपका था वहां पर सिंधी को जोड़ा गया था। 92 में किधर जोड़ा गया था, 92 में जोड़ा गया था, जो 91 संशोधन था उसमें मणिपुरी, कोंकणी और आपकी नेपाली जोड़ा गया था। और 92 में जो आपका जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन 2003 में, उसमें से आपका मैथिली और आपकी संथाली, डोंगरी और बोडो ये जोड़ा गया था, है ना। इसको हमने अच्छी तरीके से बताया है। चलिए अगला दिया गया है, किस ग्रह के अधिकतम ग्रह हैं, किस ग्रह के अधिकतम ग्रह हैं। यहाँ पर 49 का जवाब देना है। 49 का ऑप्शन राइट आपका सही कौन सा हो जाएगा। चलिए तो जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर आपका किसी का ए नंबर और किसी का यहाँ पर डी भी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास है, काफी लोगों का प्रयास अच्छा है। सर अब बाकी पुरस्कार करा दीजिए। तो भाई रचना शर्मा जी, बाकी पुरस्कार की कल वीडियो आपको आ जाएगी 11 बजे, वही जो आपका टाइम है हमारे दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। चलिए वो पुरस्कार का जो आपका बाकी है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो जवाब आपका ए है, तो याद रखिए जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है उसका जवाब यहाँ पर पूरी तरीके से क्या है आपका गलत है। याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा जो आपके जो उपग्रह आपके हैं इस समय आपके किसके हैं, शनि के हैं, ठीक है। आपके अपडेट हो चुका है, याद रखिएगा बृहस्पति के नहीं है, अब आपके शनि के हो चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। किसके हो गए हैं, शनि के हो चुके हैं, ठीक है। अब बृहस्पति भूल जाइएगा। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जापान को उगता हुआ सूर्य का देश बोलते हैं ना, उगता हुआ सूर्य का देश बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है और यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। इसका जो जवाब बनेगा वो आपका सी, आपका यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा, है ना। यह कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में आपका स्थित भी है और ये जो आपका बसा हुआ है ये आपके पूरा में बिल्कुल आपका बसा हुआ है, ठीक है ना। चलिए याद रहेगा। चलिए अच्छा एक पॉइंट आपका कभी कभी पूछा जाता है कि जापानी अपने देश को किस नाम से पुकारते हैं। हम लोग तो जापान बोल देते हैं, लेकिन जापानी लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, जापानी लोग जो बोलते हैं उसे वो बोला करते हैं निप्पन, क्या बोलते हैं, वो बोला करते हैं निप्पन बोला करते हैं, ठीक है। निप्पन का नाम ये देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा गया है और कभी क्या मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चनों में आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है सूर्य का निकास, है ना, इसका मतलब ये होता है सूर्य का निकास होता है, ठीक है। चलिए जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी क्या है, तो आपकी टोक्यो हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर हवाई अड्डा इनमें से कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। चलिए यहाँ पर धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा या देहरादून हवाई अड्डा। चलिए ऑप्शन सी आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेह हवाई अड्डा। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लेह हवाई अड्डा जो आपका है लेह में आपका स्थित है, ये सबसे ऊंचा व्यावसायिक आपका हवाई अड्डा है ना। और यहाँ पर आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, तृतीय क्षेत्रक में क्या शामिल है। तृतीय क्षेत्र आप जानते होंगे, हमने बताया था तृतीय क्षेत्र आपका होता है सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर। और सेवा सेक्टर में आप आते हैं, आपको सेवा कौन दे रहे हैं, आप पैसा किसी को जमा करने जा रहे हैं बैंक में, तो सेवा ही हो गई ना। तो मतलब यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बैंकिंग जो आपका आता है आपका तृतीय सेक्टर में आता है, मतलब ये सेवा क्षेत्र होता है। जैसे आपको आपके लिए कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, लोन सेवा करना, हर प्रकार की सेवा यही तो देते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है। ये बीमा कारोबार जो होते हैं इसको नियंत्रित करने कौन करता है, तो ये करते हैं कौन, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा IRDA, ठीक है। कौन से आपकी करती है, तो आपकी IRDA मतलब आपका होता क्या है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है। ये करते हैं जो कि एक सरकार के प्राधिकरण है, ठीक है। इसका मुख्यालय अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके हैदराबाद में। कहाँ पर है भाई, तो आपके हैदराबाद में क्या है इसका आपका मुख्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को क्या कहते हैं। कोई अगर वस्तु तैर रही है, कोई अगर वस्तु तैर रही है तो उस पर जो लगता है बल वो आपका कौन सा होता है। चलिए 54 का जवाब देना है और 54 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा। यहाँ पर किसी का जवाब सी आ रहा है, किसी का आपका डी आ रहा है। चलिए मेरी कमेंट्स क्यों रुकी हुई हैं, तो भैया आरती त्रिपाठी आपकी कमेंट रुक नहीं है, बिल्कुल हवा में भग रहे हैं, बिल्कुल फटाफट उड़ रहे हैं। आप रिफ्रेश मान लीजिए, आपके भी हवा में उड़ने लगेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 54 का जवाब हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा यहाँ पर किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर किसी का बी आ रहा है और किसी का यहाँ पर सी आ रहा है। याद रखिए इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। बल पूछा गया है ना, बल पूछा गया है, इस कारण से यहाँ पर उछाल बल होता है, क्या बोलते हैं इसे, उछाल बल बोलते हैं। कुल
मिला के देखा जाए कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं का ऊपर की ओर बल लगता है ना, उसे उत्क्षेप बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षेप बल बोलते हैं, या उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा बी नंबर उत्क्षेप या कह सकते हैं उछाह, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं। यहाँ पर सिद्धांत ने पूछा था बल कौन सा लगता है, ठीक है। आगे आते हैं, एनीमोमीटर किसका मापन करता है? एनीमोमीटर किसका मापन करता है? चलिए यहाँ पर 55 का जवाब देना है। इसका सही जवाब कौन सा बन जाएगा? सही जवाब पूछा गया है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिए सब लोग मिलके, जैसे आप लोग जुड़ते हैं वीडियो को लाइक भी कर दिया करें आते ही। चलिए एनीमोमीटर दिया और आपका जवाब बिल्कुल सही से आ रहा है, बिल्कुल लल्लन टाप आ रहा है। कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। एनीमोमीटर होता है गति, है ना, गति की वायु मापता है। ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है NaHCO3 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 का रासायनिक सूत्र में से कौन सा होता है? चलिए रासायनिक सूत्र यहाँ पर आ चुका है, जो कि आपका जवाब क्या है? तो H लगा है और H से आपको पता है कि आपका क्या होता है? बाई होता है। क्या होता है? बाई। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपने सुना होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीठा सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीठा सोडा बोलते हैं, या इसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, या इसे खाने का सोडा भी कहते हैं ना, कई नामों से जानते हैं। तो आपका जवाब होगा आपका डी नंबर, मीठा सोडा, या इसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, या इसे खाने वाला सोडा बोलते हैं, है ना। और इसका उपयोग भी होता है किसमें? कई चीजों बनाने में इसमें किया भी जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? इंसुलिन का स्राव, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 57 नंबर में। कुछ लोगों को जवाब आ चुका है। याद देखिए, इंसुलिन का जो स्राव होता है वो कहां से होता है? ये होता है अग्न्याशय से। कहां से होता है? अग्न्याशय रस से होता है, अग्न्याशय से होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अग्न्याशय से होता है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, ये जो आपकी ग्रंथि है कैसी ग्रंथि है? तो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। कैसी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। या इंसुलिन और आपके यहाँ पर कई प्रकार के जैसे आपके हार्मोन्स होते हैं वो बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी होती है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? वर्णांध व्यक्ति की बात किया है, मतलब कह सकते हैं जो क्या होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, वो लोग यहाँ पर किसका मतलब पहचान नहीं कर पाते हैं। तो 58 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बी नंबर। कह रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर, लाल और हरा। किसी का जवाब ए भी आ रहा है, शायद गलती से टाइप हो गया होगा ए वाले, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपके जुड़े हुए हैं, आपके ITI फिटर भी जुड़े हैं। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपका लाल और हरे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल और हरे हो जाएंगे। चलिए ITI फाइटर, अच्छा ITI फाइटर हैं और ये ITI से संबंधित न्यूज भी देते हैं, ITI से संबंधित वीडियो भी बनाते हैं। अगर कोई भी ITI करता हो, है ना, तो चैनल पे जाके इनसे जुड़ सकते हैं, ITI फाइटर के। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? चलिए बताइए भाई, लेजर का आविष्कार किसने किया? 59 का जवाब क्या पूछा गया है? 59 पूछा गया और आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? लेजर का आविष्कार यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपके, किसने? तो आपके गार्डन गोल्ड। किसने किया था? गार्डन गोल्ड ने किया था। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, है ना। ये देखा जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कह सकते हैं प्रकाश उत्तेजित उत्सर्जन आपकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। सीधी रेखा जाती है, आप लोग जानते हैं, इसके बारे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा है, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए बैक्टीरिया वाले जवाब दीजिए, जिसको बैक्टीरिया यहाँ पर, चलिए बैक्टीरिया बिल्कुल सही जवाब आ गया है, एंटोनी वान, है ना, ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वैज्ञानिक कहाँ थे? तो आपके डच वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? डच वैज्ञानिक थे। कब किया था? तो आपके 1976 में। कब किया था भाई? तो 1976, याद रखिए यहाँ पर, सॉरी माफ करिए, 1676 में इन्होंने किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है स्मोग किसका संयोजन होता है? कह रहा है स्मोग किसका संयोजन होता है? स्मोग अगर हम बात करें तो ये आपका होता है किसका? कोहरा और आपका जो धुआं होता है, किसका होता है? ये स्मोग होता है, ये होता है कोहरा और जो आपका होता है धुआं। मतलब जब गाड़ियां और औद्योगिक क्षेत्रों में, कारखानों में हो, जब धुआं उत्सर्जित होता है ना, राख वगैरह होती है, गंध वगैरह होती है, गंधक आदि चीज आपको मिल जाते हैं, तो कोयले के साथ साथ मिश्रित हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों को यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत आपका दिया गया है, देखो दिया गया उत्तर भारत, जवाब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने आपको बता दिया, एग्जाम आने से पहले आप लोगों को बिल्कुल तरीके से लोहालाट हो जाना है। एग्जाम मतलब एग्जाम की तो बातें छोड़ो, अभी आपका जब लिंक एक्टिवेट होगा, है ना, जब तक फॉर्म भरोगे तब तक आपको पूरी तरीके से स्टार बन जाओगे, ठीक है। और इसके बाद सुपर स्टार बनना है। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया है उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? 62 की जवाब दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कथक, है ना। उत्तर भारत दिया है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? कथक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कथक। अगर हम आपसे बोले कथक का जो निर्माण हुआ है, कह सकते हैं इसका मूल जवाब का है कहां से है? तो आपके उत्तर प्रदेश में आपका है, उत्तर प्रदेश में, है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा, अच्छा ये बताइए भारतनाट्यम कहां से है? भारतनाट्यम कहां से लिया गया है? भारतनाट्यम कहां से है? तो आपके तमिलनाडु से, है ना। कहां से लिया गया? आपके तमिलनाडु से आपका है। वहीं पर कथकली कहां से है? तो आपके केरल से है। और कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था?
अभी अभी हमने बताया था कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मिला था साहित्य के लिए। कब मिला था भाई, कब मिला था, ये जवाब दीजिए, कब मिला था ये जवाब दीजिए। तो कुछ लोग जवाब आ रहा है, कह रहे हैं 1913, तो बिल्कुल जवाब सही है 1913 को। ये भारत के ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार ये मिला था, है ना। राम राम भाई, राम राम। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1913। अच्छा, किसके लिए मिला था, तो साहित्य में इन्होंने क्या लिखा था, गीतांजलि, है ना, गीतांजलि किनके, गीतांजलि के मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है। बताइए भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है, याद रखिए आपके सेंट्रल अर्थात कह सकते हैं दिल्ली में। कहां पर है, आपके दिल्ली में है, तो आपका जवाब हो जाएगा बी, आपके दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है, तो आपका दिया है ढोला मारू, रसिया, बिरहा और आपका कजरी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले गलती नहीं करेंगे, है ना, कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा जाए तो हिंदी से ज्यादा हमने पढ़ाया है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ढोला मारू, ढोला मारू ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ढोला मारू। ये आपके कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का एक लोकगीता का नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो ढोला मारू है कहाँ का लोकगीत, तो ढोला मारू आपके कहाँ का है, तो आपके राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का एक प्रसिद्ध आपका यहाँ पर कहते हैं लोकगीत है। ठीक है, लोकगीत है। यहाँ पर अगर बात करें रसिया का, तो रसिया कहाँ से संबंधित है, तो आपके ब्रज क्षेत्र से है, ब्रज क्षेत्र से है। आहला जो आपका है वो आपके कह सकते हैं आपके बुंदेलखंड से होता है। ठीक है, चलिए, और कजरी आपके अवध क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है। अगर दहेज में किसी प्रकार की मौत हो जाती है ना, मौत कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपको मिलेगी सजा, वो कितनी वर्ष की सजा मिल सकती है। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका धारा 320 के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वो कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम ही नहीं हो सकती है, मतलब कह सकते हैं 7 वर्ष से कम हो नहीं सकती है। ठीक है, इसका जवाब जो बनेगा वो आपका बन जाएगा कौन सा, 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो जीवन कारावास होता है तो उसको हमने अभी बताया भी था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से पूछा गया है कि एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इनमें से कौन है जो एक संवैधानिक निकाय है। ये देखिए ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग है किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए। ये कैसा है, एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। क्या, तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, इसमें भरा जाएगा क्या, ए नंबर आपका भर दिया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है यातायात संकेत का अर्थ क्या होता है। चलिए भाई, एक व्यक्ति है और यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहा है, एक गाड़ी के ऊपर जा रहा है, मगर लेकिन आप ये बताइए ये जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है। हमने लगभग आपको ये सब कुछ हमने बता भी दिया था। राजा साहब जी नमस्कार। चलिए, यहां पर 68 नंबर आपसे पूछा गया है, जवाब क्या बनेगा, तो यहां पर कह सकते हैं कि केवल गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ सकती हैं। इसका मतलब आपका ए आ रहा है, कह रहे इसका मतलब आपका होगा, कह रहा है गाड़ियों की आवाजाही से सावधान रहें। इससे तो नहीं होगा, आगे गाड़ियां तेज चल रही हैं, मोटर गाड़ी आना मना है। इसका मतलब होता है केवल गाड़ियां और मोटरसाइकिल आ सकती हैं। जहां पर ये चल रही हैं उसमें सिर्फ क्या चलेंगी, तो केवल गाड़ियां चलेंगी और मोटरसाइकिल ही आ सकती है और कुछ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, और आदमी आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। प्रस्ताव से पूछा गया है, यहां पर देख सकते हैं मानव अधिकारों से संबंधित एक आपका दिया गया है, और ये जो एक कह सकते हैं एक सम्मेलन हुआ था पेरिस सिद्धांत। ठीक है, इसका जवाब यहाँ पर भरा जाएगा कौन सा, बी नंबर। मतलब यहाँ पर इसलिए पहले भर देते हैं कि ये जो आपका है ये आपको याद हो जाए, है ना, क्योंकि मूल विधि में कुछ ऐसे होते हैं कि इनको पढ़ोगे तब तक उड़ जाएगा, इस कारण यहाँ पर भरा जाएगा बी। आप पढ़िए, पेरिस सिद्धांत को 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को में परिभाषित किया गया था। मतलब पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो आपकी थी राष्ट्रीय संस्थानों के लिए, है ना, ये पेरिस सिद्धांत में ये आपका किया गया था। ठीक है, तो इसका जवाब भरेंगे बी नंबर। ठीक है, चलिए ऐसे बता देते तो थोड़ा क्या होता है कि आपको याद हो जाते हैं ना, नहीं जब तक क्वेश्चन पढ़ोगे तब तक तो हवा में उड़ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं। चलिए अगला दीजिए, यहाँ पर दिया सूचना का अधिकार, आरटीआई जो है, इसके बारे में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा, केंद्रीय सूचना आयोग, किसकी है, केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण का लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करेगा। देखो, ये केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, या कोई सरकारी प्राधिकरण है, या लोक सूचना अधिकारी है, इनमें प्रथम अपीलीय जो आपको होगा उसमें से जांच करेगा। ये जो आपकी धारा दी गई है, ये धारा कौन सी है, तो धारा 18। ठीक है, धारा 18 के तहत ये आपकी जांच यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन होगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, कह रहा है किस जनहित याचिका मामले
मामले में किस जनहित याचिका मामले में न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि वे झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं। आप भी देखते हैं कि शहरों के किनारे क्या होती हैं, झोपड़ियां बनी होती हैं, उसमें लोग निवास करते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि उसको या क्या करो कि झोपड़ियां हटाकर उनके क्या करो, उनको आवश्यक उनके लिए घर बनवाओ, है ना, उनका रहने की व्यवस्था करो। ये जो कहा गया था वो कौन से यहाँ पर मामले में कहा गया था, एक प्रकार की जनहित याचिका है। जनहित मतलब क्या होता है, सभी के लिए बराबर होता है, जन के लिए, ठीक है, उनके हित के लिए होता है, कोई भी व्यक्ति होता है उसके हित के लिए होगा। तो यहाँ पर 71 का जो जवाब बनेगा आपका ए हो जाएगा। आपके अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ ने ये बातें कही थी कि झोपड़ी को हटाइए, उनको रहने के लिए समुचित व्यवस्था करें, ठीक है। आगे आते हैं, प्रसाद से पूछा गया है, कह रहा है हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा था। हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा था। चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा, इसका जवाब सही कौन सा हो जाएगा, हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग, ठीक है, क्या है, दाय भाग किसने लिखा है। तो यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ये आपके जीमुत वाहन किसने लिखा था, जीमुत वाहन, इसका जवाब हो जाएगा जीमुत वाहन, ठीक है। ये क्या है, एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसके मत का प्रचार बंगाल में आपका हुआ था, ठीक है। और दाय भाग मतलब होता है कि पैतृक धन का विभाग, अर्थात बाप दादे संबंधी संपत्ति से होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद से पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में संशोधन किया और भारत के विवरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य, सार्वभौमिक समाजवादी धनपेच लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। आप भी देखते हैं कि आपके भारत में यहाँ पर देख सकते हैं कि सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौमिक समाजवादी धनपेच लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। ये जो आपका संशोधन हुआ था, कौन सा संशोधन, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 42वां संशोधन, है ना। 42वां संशोधन जो आपका हुआ था, कब हुआ था, तो आपके 1976 में इन शब्दों को हटाकर इसके स्थान पर बोला गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था किसमें, 42वें संविधान संशोधन में, है ना। चलिए देखो, कोई भी चीज आपकी कठिन नहीं होती है, लेकिन अगर उसको पढ़ोगे ही नहीं तो कठिन तो आपको हो ही सकती है ना। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है। अगर सरकारी बजट पेश करना है, इसके लिए जो तारीख होती है वो जो तय करता है, कौन तय करता है। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाए ऑप्शन का बी, राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिए, सरकारी बजट पेश करने की जो तारीख होती है इसको तय करने का अधिकार है किसे, तो आपके राष्ट्रपति तय करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। जो कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति को ही वित्तीय शक्तियां आपकी प्रदान की गई हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रसाद से अगला पूछा गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल वर्ष का होता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसका कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, तो आपका मतलब 6 वर्ष होगा, या तो आपका 65, जो भी आपका पहले आ जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रसाद से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका आ गया है कौन सा, तो आपके मूल विधि के स्पेशल क्वेश्चन आपके देखो, उसके पहले भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन थे, अब यहाँ पर स्पेशल है, जो कि आपका चैप्टर नंबर आपको 6 चल रहा था, ठीक है, 5 चल रहा था, उसके क्वेश्चन आपके हैं। कह रहा है वृक्षों को काटने से किस प्रकार की हानि हो सकती है। वृक्षों को काटने से किस प्रकार की हानि हो सकती है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए भाई, इतने लोग जुड़ चुके हैं, आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए। आप तो डेली को स्टूडेंट हो ना, डेली वाले स्टूडेंट हो, आप लोग डेली आते हो, लाइक कर दिया करिए, आते ही लाइक कर दिया करिए, जैसे आप आते हैं वैसे लाइक कर दिया करिए, है ना, जैसे आप लोग आते हैं वैसे लाइक कर दिया करिए। चलिए, कह रहा है वृक्षों को काटने से किस प्रकार की हानि होगी। आप ही बताइए कि अगर आप वृक्ष को काटोगे तो हानि कैसी होगी, किस प्रकार की हानि हो सकती है। वायुमंडल में परिवर्तन आ सकते हैं, आपके प्रदूषण खतरा बढ़ सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है, मतलब सभी चीजें यहाँ पर आपकी हो सकती हैं। मतलब आपका जवाब जो है वो आपका डी आ रहा है, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी आपका जवाब सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद से अगला पूछा गया है, कह रहा है पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। पर्यावरण निश्चयवादी के जो प्रतिपादक थे वो आपके कौन थे, ये आपकी जर्मन, आपके कह सकते हैं जर्मन थे, इनका नाम है आपका कार्ल रिटर हैं, और ये थे क्या, जर्मन भूगोलवेत्ता थे, है ना, पर्यावरण प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे आते हैं, प्रसाद से अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके नागपुर में है। याद रखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर है, तो आपके नागपुर में है, नागपुर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रसाद से अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर 65 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा आपके 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को। और याद रखिएगा कि ये जो आपका है आपकी 1972 से 5 से 16 जून तक के ये पर्यावरण कार्यक्रम आपका स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब होता है। यहाँ पर दिया है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब होता है। चलिए किसी को पता हो तो जवाब दीजिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब होता है। चलिए कब होता है, यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें, याद रखिए 26 नवंबर को होता है। कब होता है, 26
26 नवंबर को होता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 26 नवंबर को होता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए और जागरूक करने के लिए आपका है, ठीक है। याद रखिए, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है, 50-100 जो आपका है, यह आपका प्रदान किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है, ये किस क्षेत्र के लिए है? तो भाई यहाँ पर क्या होगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु होगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्यावरण ग्लोबल है, तो आपका जवाब ये नंबर पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। और ये जो कि आपकी बात है, तो आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी कब? तो आपका जवाब बनेगा 1980 में। कब की गई थी? तो भारत में जो आपका पर्यावरण विभाग है, आपकी 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि पर्यावरण एवं विकास तथा विश्वव्यापी आयोग की स्थापना कब हुई थी? पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 1984 में। इसका राइट आंसर आपका जाएगा सी नंबर, विश्वव्यापी मतलब पर्यावरण विकास एवं विश्वव्यापी आयोग की स्थापना 1984 में की गई थी, 1984 में की गई थी, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है, वो आपका कौन सा है? चलिए 71 का जवाब दीजिए। 71 का जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए 71 का जवाब दीजिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का अर्थात यूएनईपी का जो मुख्यालय है, वो आपके कहां पर है? चलिए कुछ लोगों को जवाब आ चुका है, सी नंबर, वेरी गुड, ओम प्रकाश जी बहुत अच्छे। यहाँ पर याद रखिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा नैरोबी में। कहां पर है भाई? तो नैरोबी में है, और इसकी स्थापना हुई थी कब? तो आपकी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, 1972 में, ठीक है, याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, खैर आपसे यहाँ पर दिया गया है, चलिए कह आपसे यहाँ पर ग्लोबल 500 पुरस्कार की संस्था द्वारा दिया जाता है। देखो अभी हमने बताया कि ग्लोबल 500 पुरस्कार जो आपका है, ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है, और पूछा है कौन सी संस्था देती है, तो अभी उस समय हमने आपको बताया था कि आपका जो पर्यावरण कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र, मतलब आपका जो जवाब हो जाएगा 72 का ऑप्शन लगभग सभी का सही है, बी नंबर आपका हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा आपका दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में विशेष प्रावधान करती है? देखो यहाँ पर पूछा है, जो आपका अधिनियम था 1986, इसमें से कौन सी धारा है जो पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में विशेष प्रावधान करती है? और विशेष प्रावधान करती है आपकी कौन सी है? तो आपके यहाँ पर धारा 10, धारा 11, धारा 15, धारा 19, मतलब ए और बी दोनों ही हैं जो धारा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में विशेष प्रावधान आपके किए गए हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 कितनी अवधि तक के कारावास का प्रावधान करती है? देखो ये आपका 1981 वाला आपका था, जिसमें से वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था, कब? आपकी 1981 में। और इसकी जो आपकी धारा है 37, इस धारा में बोला गया है कि जो कारावास का प्रावधान है वो आपकी कौन सी? अगर कोई इस प्रकार का करता है तो इसमें जो आपका जवाब बनेगा, यहाँ पर 79 का जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर बनेगा ऑप्शन राइट, याद रखिए 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसमें आपका नहीं है, ये आपके 1 वर्ष का प्रावधान होता है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, याद रखिएगा 1 वर्ष होता है। अगर वायु प्रदूषण निवारण है ना, जो भी आपका होता है धारा 37 के तहत कारावास 1 वर्ष का हो सकता है ना, और दंड का प्रावधान होगा 1 वर्ष का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है? मतलब कोई भी भारत का व्यक्ति है, कोई भी भारत का व्यक्ति है, उसको बोला गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना है, ठीक है ना, और उसे बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति है, किसी भी जीव है, उस पर दया करना है, और ये जो कर्तव्य आपको दिए हैं या आपके बोले गए हैं, वो किस पर बोले गए हैं? चलिए तो जवाब 51 का ए आ रहा है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है कि संविधान का अनुच्छेद जो आपका 51 का आपका कौन सा है? यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर कौन सा होगा भाई? यहाँ पर सी होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 51 के काम में प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण है ना, और कह सकते हैं कि उस पर दया रखने के लिए आपको बोला गया है। कुल मिला के यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, ये आपका आता है किसमें? 51 के काम में।